हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग और पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो है क्षितिज का चैप्टर 5। इसमें 2 पोएम हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, और इसके जो लेखक हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। ये मूल रूप से गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इनकी 9वीं तक की शिक्षा महिषादल में ही हुई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से अपने अध्ययन से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया, इनका ज्ञान अर्जित किया। संगीत और दर्शन शास्त्र के ये गहरे अध्येता थे, इसको काफ़ी शौक से पढ़ते थे और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अगर हम इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, तो इनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। एक तो इनके जो आत्मीय जन थे, इनके जो स्वजन थे, परिवार के लोग थे, उनकी असामयिक मृत्यु से ये काफ़ी दुखी थे। मतलब बिना समय के असामयिक मृत्यु उनकी हो गई तो उससे बहुत दुखी रहते थे। दूसरा, अगर हम इनके साहित्य की बात करें तो साहित्य के फ्रंट ऑफ व्यू पे भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। अगर रचनाओं की हम बात करते हैं इनकी, तो काव्य रचनाओं में इनके अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नयपत्ते आदि इनकी रचनाएं हैं। और काव्य रचनाओं के अलावा इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन आदि सब कुछ लिखा है। और निराला रचनावली के 8 खंडों में, निराला रचनावली नाम की रचना में, इनके 8 खंडों में इनकी संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। इनके साहित्य की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये विस्तृत सलाहकारों के कवि रहे हैं, छायावादी कवि रहे हैं। और छायावादी कवियों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का उपयोग किया है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट और उत्पन्न रूप इनकी रचनाओं में उपस्थित है। और इनके जो विद्रोही स्वभाव था, जो इनका क्रांतिकारी स्वभाव था, उसके कारण ही कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों का प्रयोग संभव हुआ है। शोषित, उपेक्षित, प्रताड़ित और पीड़ित लोगों के प्रति इनके मन में गहरी सहानुभूति थी। और वही जो शोषक वर्ग था और सत्ता के प्रति इनके मन में प्रचंड प्रतिकार का भाव था। तो ये हमारा था आज के लेखक का परिचय। अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ परिचय। तो पहली हमारी कविता है उत्साह। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक फ़ोटो यहाँ पे शो हो रही है जिसमें बादल हैं, काले बादल, और बिजली चमक रही है। बादल निराला जी का सबसे प्रिय विषय रहा है, सबसे पसंदीदा विषय रहा है। और आज की जो हमारी कविता है उत्साह, वो भी बादलों को समर्पित है। इन्होंने बादलों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक चेतना का आह्वान किया है, कवियों से सामाजिक चेतना लाने का आह्वान किया है। जैसे एक तरफ तो बादल पीड़ित लोगों की प्यास को बुझाते हैं, गर्मी से राहत दिलाते हैं, वहीं दूसरी ओर बादल जो नए अंकुर होते हैं उनके लिए विध्वंस का रूप लेके नई चेतना को लेके भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। कवि निराला जी यहाँ पे बादलों को कह रहे हैं कि बादल गरजो, खूब जोर से गरजो, इस सारे गगन को घेर के, इस सारे बादल को घेर घेर के, धराधर ओ। धराधर मतलब, धराधर किसको कहते हैं? बादल को। कि ये बादल इस सारे गगन को घेर के, चारों तरफ से घेर के खूब गरजो। यहाँ पे वो बादल की तुलना किससे कर रहे हैं? कवियों से भी कर रहे हैं। और कवियों को कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बादल सारे गगन को घेर घेर के गरजते हैं, उसी प्रकार से ये कवि तुम भी गरजो, तुम भी समाज में गरज के, इस समाज में कुछ अच्छा लिख के नई चेतना का आविष्कार करो, नई चेतना को लेकर आओ। ललित ललित, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ पे उन्होंने बादल की तुलना की है बालक से,
जैसे किसी बालक के जो बाल होते हैं, किसी बच्चे के जो बाल होते हैं, वो बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं, काले काले होते हैं, घुंघराले होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बादलों को कहा है कि ये जो काले काले बादल गिरकर आकाश में आ रहे हैं, ये सुंदर हैं और एक बच्चे के बालों की भांति ही काले और घुंघराले प्रतीत होते हैं। बाल कल्पना के से पाले, जैसे एक बच्चे की कल्पना होती है ना, उसी तरीके से कवि यहाँ पे अपनी कल्पना में बादलों को बच्चे के बालों से तुलना करते हैं। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विद्युत छवि मतलब बिजली की छवि, उर्मे मतलब छाती में। जैसे एक बच्चे के मन में हमेशा कुछ नया करने की क्रांति रहती है, कुछ नया समाज को देने की क्रांति रहती है, उसी तरीके से कवि यहाँ पे बादलों की तुलना उस बच्चे की छाती से करते हुए कह रहे हैं कि जैसे बच्चे के मन में कुछ नया करने की क्रांति रहती है, जिस प्रकार बादलों की छाती में भी बिजली रहती है, बादलों की छाती को चीरते हुए बिजली चमकती है, उसी प्रकार से हे कवि तुम भी इस समाज में नव जीवन डाल दो, नया जीवन डाल दो। वज्र छिपा नूतन कविता, ऐसी कविता इस समाज में भर दो जिसमें वज्र छिपा हो, मतलब जो बहुत ही कठोर हो, इतनी कठोर हो कि समाज के मनुष्य के हृदय पे सीधा असर करे। बादल गरजो, इसलिए हे बादल रूपी कवि तुम गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल मतलब अकेले अकेले, उन्मन मतलब जिसका कहीं मन ना लगे। जो कभी कभी आप देखते हैं ऐसी स्थिति हो जाती है, हमारा मन नहीं लगता, तो वो इसी स्थिति को उन्मन बोलते हैं, जब मन नहीं लगता। विश्व के निदाग, दाग मतलब गर्मी, के सकल जन, सकल मतलब सारे, जन मतलब लोग, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, किसका अंत नहीं होता है, आकाश का अंत नहीं होता है। घन मतलब बादल। तप्त धरा, तप्त कर दो, तप्त मतलब तृप्ति कर दो, धरा मतलब पृथ्वी की, तृप्ति करना मतलब किसी को तृप्त कर देना। जल से फिर शीतल कर दो, शीतल मतलब ठंडा, बादल गरजो। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे विश्व के सारे मनुष्य सब अकेले अकेले हैं, कि उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, इसी प्रकार से हे बादल तुम भी सब अकेले अकेले अगर रहोगे तो बरस नहीं पाओगे, इसलिए सब साथ में आओ और इस विश्व के सारे लोगों को गर्मी से राहत दिलाओ। विश्व के निदाग के सगल जन, जो इस विश्व के सारे लोग इस गर्मी से परेशान हैं, उनको राहत दिलाओ। तुम जो अज्ञात दिशा से आए हो, तुम अनंत के घन हो, मतलब आसमान के तुम बादल हो, जो तुम अज्ञात दिशा से आए हो। अब यहाँ पे देखिए वो कवियों को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम जो अज्ञात दिशा से आए हो, अलग अलग दिशा से आए हो, तुम अनंत के घन की भांति हो, तुम आसमान के बादलों की भांति हो। इस धरा को, इस पृथ्वी को जल से भरकर शीतल कर दो, धरती को तृप्त कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, हे कवि तुम गरजो। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ अगर समझी हो तो कवि यहाँ पे बादल को बरसने के लिए नहीं कह रहा है, गरजने के लिए कह रहा है सिर्फ। क्यों गरजने के लिए कह रहा है? क्योंकि कवि ने यहाँ पे बादलों की तुलना कवियों से की है, जो वो कवि जो इस समाज में नवजीवन भरते हैं, नव चेतना भरते हैं, तो वो जो अपनी नई कविता से समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, वो गरज के मतलब बोल कर ही तो समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। इसलिए बादलों को गरजने के लिए कहा है, बरसने के लिए नहीं कहा है। चलिए अब देखते हैं अपनी दूसरी कविता। इसका शीर्षक है अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है कि समा नहीं रही है, मतलब सुंदरता इतनी है कि आंखों में समा नहीं रही है। ये जो कविता है ये फागुन महीने की सुंदरता को दर्शाती है। जिस प्रकार फागुन के महीने में चारों नए नए फूल खिलते हैं, अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं, प्रकृति अत्यधिक शोभायमान हो जाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, चहचहाते हैं, तो वो सुंदरता इतनी अच्छी लगती है कि वो आंखों में समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है।
कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फागुन की जो आभा है, जो फाल्गुन के महीने की सुंदरता है, वो इतनी सुंदरता है कि वो आँखों में समा नहीं रही है, इतनी सुंदर है कि वो हमारे तन में समा नहीं रही है। अट और सट दोनों का यहाँ पे सेम मीनिंग है, मतलब समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अब यहाँ पे इन दो लाइनों में कवि ने फूलों को कहा है कि जब हम फूल जो चारों तरफ विद्यमान हैं फागुन के महीने में, तरह तरह के फूल हैं, अलग अलग रंगों के, अलग अलग खुशबू के, जब हम उनमें सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि उस सांस लेने से हमारा पूरा घर भर गया, उनकी खुशबू से पूरा घर भर गया है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नभ मतलब आकाश, आकाश में कौन उड़ता है? आकाश में उड़ता है पक्षी। तो पक्षियों को वो कहते हैं कि जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं फागुन के महीने में, इतने सुंदर लग रहे हैं पक्षी आकाश में कि आकाश में पर पर करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पर उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देता हूँ। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि अगर मैं इस सारे दृश्य से अपनी आँख को, अपनी दृष्टि को हटाना चाहता हूँ तो मेरी दृष्टि हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने में सारी की सारी पेड़ों की डालियाँ पत्तों से लद गई हैं। कैसे पत्तों से? कहीं हरी कहीं लाल। क्यों? क्योंकि जब पत्ते निकलते हैं, जब कोपली निकलती हैं तो वो शुरू में लाल रंग की होती हैं और फिर जैसे जैसे वो पत्ते बड़े होते हैं वैसे वैसे वो हरे रंग के हो जाते हैं। तो पत्तों से जो डाली लदी पड़ी है वो ऐसी लग रही है कि कहीं हरे रंग की और कहीं लाल रंग की। तो वो जो पत्तों से लदी हुई डाली है हरे और लाल रंग की, वो कहीं कैसी लग रही है? जैसे कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर मतलब गले में। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के गले में मंद गंध मतलब सुगंधित, धीमी धीमी सुगंधित गंध की फूलों की माला किसी के गले में पड़ी हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री मतलब सुंदरता। तो ये जो इस सारे दृश्य की शोभा है ये जगह जगह व्याप्त है और ये हमारी आँखों में समा नहीं पा रही है। ये इतनी सुंदर है कि हम अपनी आँखों से इसे जी भर कर देख ही नहीं पा रहे हैं। इसको देखते देखते हमारा जी नहीं भर रहा है। तो ये थी हमारी आज की कविता, अट नहीं रही है। ये इन्होंने फागुन मास की सुंदरता को देखते हुए लिखी है और आपको इसमें आगे प्रश्नों का अभ्यास करना है। प्रश्नों का अभ्यास करिए और देखिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।